नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। कल हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया था। आज हम लोग इसमें एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें कि कल मेरे एक सब्सक्राइबर ने कल प्रैक्टिस सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 34 पे कमेंट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 34 शायद डाउटफुल रहा था उनको, तो मैं इसको चाहूँगा कि समझा दूँ, आप सब भी इसको समझ लें। क्वेश्चन था कि कौन सी एक परमाणु वाली गैस है, तो इसका जवाब बताया गया था आपका नियोन। ठीक है, ऑप्शन इसका नियोन जो है वो सही है। तो कैसे है ये समझ लेते हैं, समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ऑक्सीजन जो है वो लिखेंगे हम लोग, ऑक्सीजन जब भी लिखते हैं तो लिखते हैं O2। कहने का मतलब है कि इसमें कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। नाइट्रोजन लिखेंगे तो आपका लिखाता है N2, कितना परमाणु है, 2। फ्लोरीन भी लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं F2। कहने का मतलब ये जितनी गैसें हैं आपका कितना परमाणु वाला है, ये आपका 2 परमाणु वाला गैस है। ठीक है, उसी तरह से आएंगे नियोन को। तो नियोन जब भी आप कहीं देखेंगे तो लिखा मिलेगा Ne, कहीं आपको Ne2 मिलेगा, कहीं नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब है कि ये आपका कितना परमाणु है, इसमें 1 परमाणु है। इसी तरह से अगर आपको बात करें ओजोन का, ठीक है, ओजोन की बात करें तो ओजोन का इंडिकेशन क्या होता है, O3। तो इसमें आपका परमाणु कितना हो गया, 3। तो अगर आपसे पूछता है कि 3 परमाणु वाली गैस कौन सा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओजोन। तो जितनी भी आपका निष्क्रिय गैस है वो सब कितना परमाणु वाली होती है, 1 परमाणु वाली गैस होती है। ठीक है, तो ये आपको भी समझना है। चलिए आगे हो गया, इतना तक उम्मीद करते हैं अब डाउट क्लियर हो गया होगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से चालू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का है कि अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष आपका होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसको गठन करने का अधिकार किसका है, तो राष्ट्रपति को है। ठीक है, और उसको अधिकार मिला हुआ है कितना में, अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 200 आपको 63 में मिला हुआ है। और इसका सिफारिश कौन करता है, ये किसके सिफारिश पे हुआ था, तो सरकारिया आयोग के सिफारिश पर आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, इतना चीज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। करें निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। ठीक है, तो मानव दुर्व्यवहार और बलात् श्रम के प्रतिषेध, हाँ इस पे आपका मूल अधिकार लागू होता है। नियोजन, फिर आकर है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, ये भी है आपका। फिर करें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ऑप्शन सी जो है वो आपका मूल अधिकार का अंश नहीं है। ठीक, आगे आएंगे, कह रहा है भारत में संघीय मंत्री परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो संसद का 15 या संसद का 10, लोकसभा या लोकसभा के सदस्यों की कुल। तो ऑप्शन डी देखेंगे जो आप में है कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये आपका जो नियम बनाया गया है ये आपको 91वां संविधान संशोधन में लागू किया गया था। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो गृह मंत्रालय के अधीन आपका कौन कौन सा विभाग देख लेंगे। राज्यसभा विभाग गृह मंत्रालय है, सीमा प्रबंधन भी है, जम्मू और कश्मीर का कार्य विभाग भी है, विधि कार्य। तो विधि कार्य ये जो है आपका न्यायपालिका का चीज़ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली एकदम क्वेश्चन पूछ रहा है, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 361। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए ये है आपका 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए, और ये कब किया गया था, 1989 को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये तो हो गया आपका समझाया हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 कह रहा है कि जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे कौन सा प्रश्न कहा जाता है। तो देखिए जिस प्रश्न का आपको तुरंत जवाब चाहिए संसद में या सदन में, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या,
तारांकित प्रश्न, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। बहुत बार सवाल आ चुका है, 131। क्लियर है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है कि विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो किसकी अनुमति से पेश किया जाता है आपका, तो ये राज्यपाल के, ठीक है। विधानसभा का बात कर रहा है तो विधानसभा में आपका राज्यपाल से अनुमति लेना होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे तो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कम से कम कितनी आयु होना चाहिए आपका, 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो आपका जवाब सही होगा। 11 नंबर का है मदन मोहन पूछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था। तो मदन मोहन पूछी आयोग जो है वो आपको केंद्र राज्य संबंध के अध्ययन के लिए गठित किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही है। 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित कर रहे महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागरीय धारा नहीं है। तो शीत महासागरीय धारा इसमें देख लेंगे कौन सा नहीं है, तो कुरुशियो धारा जो है वो आपका नहीं है। बाकी देखिए आपका कनारी उनारी ये सब क्या है, ये आपका शीत धारा है, ठीक है। आगे चलेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, एक पूर्ववर्ती जल निकाह अफवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है। तो देखिए कह रहा है जो हिमालय से प्रारंभिक ढलान के अनुसरण करता है, नहीं ये बात नहीं है। कह रहा है जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंधु नदी, पूर्ववर्ती नदियाँ बोलते हैं, ठीक है। उसको कौन सी नदी बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान रहता है, अर्थात तो उसका अपवाह क्षेत्र जो है वो हिमालय श्रेणी से पहले होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ववर्ती नदी। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, मेसोफाइटस, मेसोफाइट के नाम से, ठीक है। ऑप्शन डी सही जवाब हो गया, मेसोफाइट। अब 15 नंबर आएंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन स्थल रुद्ध देश नहीं है, कोलंबिया, तो कोलंबिया आपका यहीं मिल गया। ऑप्शन ए जो है वो आपका स्थल रुद्ध देश नहीं है। चलिए आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो देखिए ये अक्षांश पूछ रहा है तो अक्षांशीय विस्तार होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे ऑप्शन डी में दे रहा है देशांतर, तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। अब आते हैं ऊपर में आएंगे, देखिए उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा है, तो इसमें हमारा कितना होता है 6.4 डिग्री से, उत्तरी अक्षांश में हम लोग हैं 6.4 से कितना 37.6 डिग्री तक है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका इसमें बनेगा बी। तो संपूर्ण भारत का कह रहा है, तो संपूर्ण भारत का आपका हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, 6.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ क्लियर हो जाए कर लीजिए कि जैसे 8 पॉइंट जो आपका 4 दिया हुआ है, ये आपका कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 8.4 से 37.6 तक उत्तरी अक्षांश में ये भारत का है, ठीक है। ऐसे आपका संपूर्ण भारत का बात करेगा तो अक्षांशीय विस्तार 6.4 जाएगा, और केवल भारत का जहाँ रहेगा तो वो 8.4 ले लेना है, ठीक है। 2 डिग्री का अंतर होता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तो कह रहा है जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो देखे होंगे कि अवरोध के कारण वो टेढ़ी मेढ़ी नक्शा हर नदी का बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विसर्प, मतलब सांप की जैसा जो बनता है वो, तो हम लोग बोलेंगे उसको विसर्प, ठीक है। 18 नंबर कह रहा है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो कंचनजंगा आपका राष्ट्रीय पार्क स्थित है सिक्किम में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो गया। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है। देखिए जायद फसल देखेंगे तो खीरा ककड़ी तरबूज ये सब आपका जायद ही है, जायद है, गर्मी में होता है जो जायद मान लीजिए, तो जायद आपका ये हो गया खीरा ककड़ी तरबूज। आपका पटसन जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है।
तो देखेंगे कोरबा उत्तर प्रदेश नहीं, कोरबा आपका छत्तीसगढ़ में है। फिर है रामगुड़म तमिलनाडु, रामगुड़म आपका तमिलनाडु नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश में है। फिर आपका आता है कबास, तो कबास आपका गुजरात में है। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो गया। एक बचा तलचर, तो तलचर आपका पड़ जाएगा उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है कि चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं। तो देखिए ये आपका प्रमुख नस्ल है बकरी का, ठीक है, चंगथंगी और गंजम। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो अपातनी आपका कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का है कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है वो आपका कितना है। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। तो ये आपका है -40 डिग्री, ठीक है, -40 डिग्री सी और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये अगर आपको रिलेशन याद होगा, एफ माने फ़ारेनहाइट हो गया तो होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड और +32, ये आपका फार्मूला हो गया। और अगर सेंटीग्रेड पे आता है तो उसमें 273 प्लस के, ये आपका केल्विन का रिलेशन होता है, के फॉर केल्विन, तो 273 के कर देते हैं, केल्विन जोड़ देते हैं तो 273 में, तो आपका डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का ये रिलेशन है और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का ये रिलेशन है। तो इसमें दोनों क्लियर हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी के लिए आपका प्रयोग किया जाता है किसका, रेडियो तरंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आएंगे तो कह रहे हैं किस वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए ये जो होता है हमेशा कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और वो आपको जब फोकस और पोल के बीच में रहता है तो हमेशा उसका आभासी प्रतिबिंब और वस्तु से बड़ा बनता है, अर्थात आवर्धित बनता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का भी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आते हैं, इस सबको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं तो कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए वेदन क्षमता की बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता आपका किसका होता है, गामा किरण का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आएंगे तो कह रहा है कि आरोही क्रम में, आरोही मतलब हो गया आपका बढ़ते क्रम में, तो इसमें सबसे कम हो जाएगा आपका अल्फा बीटा फिर गामा। गामा किरण का वेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होता है और आयनन क्षमता जो है वो सबसे कम होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अल्फा का कम और गामा का सबसे ज़्यादा, बीच में बीटा हो गया आपका। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे तो कह रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है, अर्थात जितने भी हम रंग देखते हैं तो यहाँ देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है तो कितना से कितना होगा आपका 3900 से 7800 के एंगस्ट्रम के अंदर जितने भी आपके तरंगदैर्घ्य होते हैं उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है। तो आपको चढ़ता है वो केशिकत्व घटना के कारण, केशिकीय दिया हुआ है या कैपिलरी होता है, कैपिलरी फिनोमिना के कारण वो जो होता है तेल का ऊपर चढ़ना लैंप में जाता है। चलिए आगे आते हैं 29 नंबर सवाल कर रहा है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए जहाँ जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू चंद्रमा पर मेरा कम होता है तो वहाँ आवर्तकाल जो है उसका बढ़ जाएगा। जैसे कि वहाँ t इक्वल टू क्या होता है √L/g। तो कहने का मतलब जब g कम होगा तो मेरा t क्या होगा, बढ़ जाएगा। चूँकि ये g जो है रेसिप्रोकल है t का, तो g चंद्रमा पे पृथ्वी के तुलना में कम होता है, इसलिए वहाँ पर आपका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बढ़ेगा, ए ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है कि यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा लिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए तार बढ़ जाएगा दोगुना तो उसका प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, आपका तार को दोगुना बढ़ा देंगे तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव आपका उसमें क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 4 गुना, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एल का, तो एल का जब प्रोपोर्शनल होगा और रेजिस्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है 1/a का, कहने का मतलब एरिया होता है। तो एरिया आपका तार का एरिया का जो होता है वो
क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब जो तार का छोर होता है उसके एरिया का वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती होगा तो जब इसके तार को लंबाई को दोगुना करेंगे तो इसका व्यास जो है वो व्यास क्या होगा, आधा हो जाएगा। व्यास आधा कहने का मतलब कि त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। तो त्रिज्या जब आधी हो जाएगी तो कहने का मतलब है कि अगर त्रिज्या आधी हो गई तो एरिया पे उसका प्रभाव कितना पड़ जाएगा। चूँकि ये एरिया आपका वृत्ताकार होता है तो एरिया का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब ये अगर दोगुना बढ़ा तो वो कितना गुना आपका हो जाएगा, 4 गुना क्या हो जाएगा, प्रतिरोध। दोगुना के बदला वो 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये सब क्लियर करते हैं। अगला सवाल देखेंगे तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का होता है। तो देखिए यहाँ जो देखेंगे कि प्रतिबल का आपका रिएक्शन जो है वो कौन सा दे रहा है, मतलब इक्वल टू कौन सा देगा। तो प्रतिबल जो होता है वो आपके दाब के बराबर होता है। जैसे कि इसका प्रतिबल का क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ देखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब कि दाब बराबर क्या होता है, बल बाई क्षेत्रफल। तो ऑप्शन इस तरह से आपका दाब आपका डी जो है वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो न्यूट्रॉन की जब भी संख्या निकालनी हो तो यहाँ जो है परमाणु क्रमांक कहने का मतलब न्यूट्रॉन निकालना होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को उसमें से माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, न्यूट्रॉन का संख्या निकालना रहेगा तो 36 में से 17 को घटा लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 19। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। कभी भी न्यूट्रॉन निकालना हो तो आप उसके परमाणु द्रव्यमान और उसके क्रमांक से घटा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना हो गया, क्लियर। चलते हैं आगे 33 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है। ठीक है, तो देखिए जब हाइड्रोजन का क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन का क्या होता है H1, एक मिनट, यहाँ देखिए H11 कहने का मतलब परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और परमाणु क्रमांक भी इसका 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो इसके पास क्या बचेगा, इसका मात्र बचेगा आपका एक प्रोटॉन। न्यूट्रॉन निकालेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा केवल एक प्रोटॉन। ठीक है, तो इस तरह से आपका सी जो है ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है। क्लियर है, जैसे कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है आपको, तो यहाँ एक एक है, अगर एक खो देगा तो इसके पास क्या बचेगा, मात्र एक प्रोटॉन ही बचेगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। कह रहा है कि मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं, किसका मिश्रण होता है वो आपका जो मुद्रा में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो आपका बना होता है सीसा और एंटीमनी का। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। 35 कर है सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है। तो देखिए सीमेंट में आपका क्या क्या मिला रहता है, तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। आपका ए जो है वो ऑप्शन सही है। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 36। करें निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे ज़्यादा किस में होता है, जो ज़्यादा देर तक रहेगा उसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा जल का विशिष्ट ऊष्मा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। हम सोचे सब में धातु है, लेकिन देखेंगे तो तांबा, कांच, सीसा और जल है। तो जल का विशिष्ट ऊष्मा जो है वो सबसे अधिक होता है। इसी कारण से जब जल से हाथ पैर जलता है तो ज़्यादा जलन महसूस होती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 37 पे। करें कि एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है किस विधि द्वारा। अल्कोहल और जल को अलग कर सकते हैं हम लोग तो आसवन विधि द्वारा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। तो कह रहा है सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से आपको बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक है, सुक्रोज को जब आप तोड़ेंगे C12H22 और O11 होता है तो वो आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहे 39 में कि पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामन का प्रयोग किया जाता है।
तो जब आपका पेट्रोल से आग लगता है तो उसमें आपका फोम वाला जो होता है, फोम प्रकार का आपका यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो कह रहा है कि इसमें बताना है ये आपका कॉपर सल्फेट, पेनिसिलिन, यूरिया और मेलेथायन जो है वो आपका किस किस प्रकार का है। तो देखिए कॉपर सल्फेट आपका जो है वो एक तरह से फंगस किलर का काम करता है, फंगस नाशी जो है। फिर आपका जो पेनिसिलिन है तो पेनिसिलिन क्या करता है, प्रतिजैविक का काम करता है। फिर आपका जो है यूरिया तो आप सबको पता है वो एक तरह का आपका उर्वरक है। और फिर आपका मेलेथायन जो है वो एक तरह का कीटनाशक है। तो इस तरह से मेरा 1 का 3, बी का 4, 1 का 3, बी का 4, ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है। तो देखिए मनुष्य का जो सबसे पिछला भाग है उसमें क्या होती है, कड़वाहट होती है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। इसी कारण से अगर हमको कै या उल्टी वगैरह होती है तो उसका जो कड़वाहट होता है काफ़ी देर तक रहती है, कारण कि वो पीछे होती है जिसके कारण वो अच्छा से घूमता नहीं है। और अच्छा एक चीज़ और देख लेंगे तो यहाँ जो जीभ का मेरा आगे वाला भाग है उस पर सबसे ज़्यादा किसका महसूस होता है, तो मीठा का। और पीछे जो किनारे किनारे है उस पर खट्टा का होता है। और आगे का जो सबसे छोर है उसके किनारे पे हम लोग को नमकीन का महसूस होता है स्वाद। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 आएंगे। तो कह रहा है कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो देखिए हमारे शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है, तो यकृत में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो मांसाहारी भोजन में देखिए विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में रहती है। विटामिन C आपका नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी जो है वो आपका सही जवाब है। बाकी डी और विटामिन के भी रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आएंगे। तो कह रहा है दही से दूध स्कंदित करने वाला एंजाइम है। तो यहाँ देखिए दूध से दही स्कंदित कौन करता है आपका, तो यहाँ रेनिन जो है वो एंजाइम जो है वो आपको स्कंदित करता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरा युक्त होता है। तो सिरा युक्त आपका हृदय सबसे माने इनमें से देखेंगे तो उभयचर, सरीसृप और मत्स्य। तो ये इसमें आपका मत्स्य जो है, मछली जो है उसका हृदय सिरा युक्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गिरे गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। तो ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है कि सक्रिय परिवहन, प्रसरण और विसरण। तो विसरण आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है गुणसूत्र किससे बनते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र आपका बना होता है किससे, DNA और प्रोटीन A और B दोनों से। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है। तो कंजली झील आपका पंजाब में है। चलिए क्लियर हो गया। आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया था। तो ये आपका जल संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आपका पारित हुआ था 1774 में। ठीक है, चलिए आते हैं अब अगले सवाल पे। 50 नंबर सवाल देखिए कह रहा है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है। तो देखिए प्रथम उपभोक्ता किसको माना गया है, शाकाहारी को। और द्वितीय उपभोक्ता क्या है, तो आपका मांसाहारी को। और सर्वाहारी जो है वो आपका तृतीय। तो यहाँ पर द्वितीय का बात कर रहा है तो हो जाएगा आपका मांसाहारी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 आएंगे। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन आर्द्र भूमि क्षेत्र है। देखेंगे यहाँ पर कूट में बताना है कि कौन कौन सा इसमें आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो चिल्का झील भी है, केवलादेव उद्यान भी है, फिर कह रहा है भितरकनिका उद्यान ये भी है, फिर ऊपरी गंगा ये भी। चारों का चारों जो है वह आपका आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो ऑप्शन डी इसमें है, चारों का चारों। अब देखिए 52 कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया। तो वन संरक्षण अधिनियम जो है वो आपको 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। इसका संबंध किस नियम से है आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो ग्रेसम का नियम है ये जो है आपको
निकृष्ट मुद्रा और अच्छी मुद्रा का ग्रेसम का नियम है, मतलब जो खराब मुद्रा है और अच्छी मुद्रा के संचालन को बाहर से करने का, तो ये आपका ग्रेसम का नियम है। ये बहुत बार सवाल आता है। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है कि हृदय जो है, जिसमें हेरिटेज सिटी को बनाने का निर्णय लिया गया है, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो उसमें चयन किया गया था आपको केवल और केवल गया का। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन सी। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। तो कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो नाबार्ड की स्थापना आपका कब हुआ था? नाबार्ड का स्थापना आपको 12 जुलाई 1982 को हुआ था। तो ये आपका हुआ था कौन पंचवर्षीय? छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं नाबार्ड की स्थापना आपका हुई थी कब? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, चलिए आगे आएंगे। तो कह रहा है कि आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक है? तो ये आपका आईपीसी किसका है? मैक्सिको का है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57। देखिए, कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? कूट के अनुसार बताना है कौन कौन सा अप्रत्यक्ष है, कौन कौन सा नहीं है। तो देखिए, बिक्री कर जो है वो आपका क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन एक जो है वो सही है। फिर देखिए कह रहा है सेवा कर भी वो क्या है आपका? अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर और ब्याज कर ये जो है प्रत्यक्ष हो गया। तो इसमें 1 और 2 कूट में देखेंगे तो 1 और 2 आपका ऑप्शन सी में जो है वो सही है। चलिए आगे आते हैं। अब आएंगे 58 पे। तो कह रहे हैं निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे? तो स्वराज दल का नेता देखेंगे श्रीनिवास अयंगर, चित्तरंजन दास थे ही, सी राजगोपालाचारी ये आपके नहीं थे। बाकी देख लेंगे, एक विठल भाई पटेल थे, विठल भाई पटेल। 59 आएंगे तो कह रहे हैं किसके प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये आपका स्थापना किया गया था डीके कर्वे के प्रयास से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हो सकी थी। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें, इस घटनाओं का सही क्रम बताइए। तो देखिए आपका जो नील विद्रोह है, 1 नंबर में नील विद्रोह आपका कब हुआ था? तो ये आपका 1860 में हुआ था। फिर आप देखेंगे आगे तो संथाल विद्रोह है, तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1856। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। अब देखिए आएंगे दक्कन विद्रोह। तो दक्कन विद्रोह आपका कब हुआ था? 1875 में। फिर आपका एक आया सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह आपका हुआ था 1857 में। ठीक है, 1857 में। तो इसके अनुसार आप सजाएंगे तो मेरा सबसे पहले कौन सा आएगा? मेरा सबसे पहले आ जाएगा संथाल विद्रोह 1 नंबर पे। फिर आपका आ रहा है 56 के बाद 57, सिपाही विद्रोह। उस तरह से आपका फिर आ जाएगा नील विद्रोह। ठीक है, 3 नंबर पे। फिर आपका आ जाएगा दक्कन विद्रोह 4 नंबर पे। तो कहने का मतलब है कि 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन डी आपका सही हो गया। चलिए 61 पे आते हैं। 61 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो उसके बाद आपका आया था बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 आइए। कह रहा है कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? तो देखिए ये आपको बनाने वाला था लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या किया था कि जो सिविल सेवा बना था उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में, इन्हीं का लॉर्ड डलहौजी का देन है कि इसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 आइए। 63 नंबर कह रहा है कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ये वही बहुत बार आपको आ चुका है। तो ये आपका है चन्हुदड़ो। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे आते हैं। 64 पे कर निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है? तो हमको इसमें से चुन के बताना है कि राजशेखर का कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाल रामायण था ही, कपूर मंजरी राजशेखर था ही, हरविलास था ही। तो इसमें सब था, तो इसमें ऑप्शन सभी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो राजेश शेखर के नहीं है, तो इसमें सभी है, तो आपका इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो राजशेखर की तीनों है।
चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपका विवेकानंद द्वारा कब किया गया था? 1897 में। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। किसके द्वारा किया गया था? तो विवेकानंद लिख देते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो कह रहा है कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी। तो देखिए शुंग वंश के संस्थापक के थे पुष्यमुति शुंग और उसका राजधानी आपका कहाँ था? विदिशा में। ठीक है, चलिए आगे आते हैं 67। कह रहा है गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ठीक है, तो ये आपको किस अधिवेशन में बोले थे? तो बोले थे वो आपको कराची अधिवेशन में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलिए 68 कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अखिल भारतीय संविधान सभा के स्थापना आपको 1936 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक थे सहजानंद सरस्वती और इसका स्थापना कहाँ किया गया था? लखनऊ में। ठीक है, इसके थे सहजानंद, लिख देते हैं सहजानंद सरस्वती। ठीक है, सहजानंद सरस्वती। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। करें निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, इसमें मिलान करना है अब हमको। तो देखिए कह रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन आपका कब हुआ था? तो 1866 में। ठीक है, फिर आपका आता है मद्रास महाजन सभा, ये आपका हुआ था 1884 में। फिर आपका कह रहा है उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका गठन कब हुआ था? तो 1918 में। फिर आपका एक बचा इंडियन सोसाइटी, ये आपका हुआ था 1872 में। ठीक है, तो इस तरह से मिलाएंगे तो मेरा ए का 4 और बी का 3, 4 बी का 3, ऑप्शन आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। कह रहा है कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। तो आपको उसने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य इसमें बताना है कि क्या था। तो देखिए इसमें राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण करना ही हरित पथ का उद्देश्य था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। कह रहा है कि भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। तो देखिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में चालू किया गया? तो ये उत्तराखंड है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का है संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सस्कावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो सस्कावा पुरस्कार आपको पीके मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, आगे आते हैं 74 का है कि भारत के किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ। तो देखिए जैसे जीमैक्स हो गया, सीटमैक्स हो गया, तो इस तरह का जितना है सीटमैक्स, तो ये थोड़ा सा समय लेंगे। देखिए सीटमैक्स का 2020 का संपन्न आपका किस किस देश के बीच हुआ था। तो यहाँ JI देखेंगे, यहाँ क्या है JI, तो J4 आपका क्या हो जाएगा जापान और I4 हो जाएगा आपका इंडिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखिए MEX क्या है। तो देखिए इसमें जैसे सीटमैक्स होता है तो इसमें आपका हो जाएगा सिंगापुर, इंडिया और ये आपका थाईलैंड है। तो इस तरह से आपको, और MEX का मतलब क्या, जैसे जीमैक्स लिखा हुआ है तो J4 हो गया जापान, I4 हो गया इंडिया, माने जापान इंडिया का मैक्स में M4 हो गया आपका मैरीन। ठीक है, मैरीन मतलब क्या होता है समुद्री, अर्थात ये आपका जल सेना से ये संबंधित है। और EX मतलब हो गया एक्सरसाइज, मतलब अभ्यास। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि ये जो है मैक्स जिसमें लगा हुआ है वो आपका जल सेना से संबंधित अभ्यास, सैन्य अभ्यास है। और वो जो पहले का लगा हुआ है उससे आपको देश मैच कर लेना, जैसे जीमैक्स यहाँ है तो जापान और इंडिया। ठीक है, उसी तरह से आप क्लियर हो गया। चलिए ये एक आप ट्रिक के रूप में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 आते हैं। अब कह रहे हैं कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो ये घोषित किया था आपका सबसे पहले हरियाणा ने। ठीक है, ऑप्शन डी। अब देखिए कह रहा है 76 किस राज्य ने डल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए डिल्ले खुरसानी मिर्च जो है वो आपको दिया गया है सिक्किम का।
जो कि लाल लाल और बहुत तीखा और बहुत छोटा साइज का होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। ऑप्शन देखेंगे भानु अथैया, तो आपका यही है ऑप्शन ए सही जवाब। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। तो कह रहा है कि हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऐश्वर्या श्रीधर का। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आते हैं 79 का है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो ये पिछला सेट में ही आया हुआ था, यह आपका कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है। तो आपको ये जितने भी आपका ये जो ओपन टेनिस है उसको याद कर लीजिएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच वगैरह ये आती रहती है। तो यहाँ आपसे पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन का विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, ये आपके सर्बिया के देश के हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। तो अब देखिए कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है। तो सूर्यधार झील आपका उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। आगे आएंगे, कह रहा है कि 82 हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो आप पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश। हीरा और पन्ना ऐसे भी प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का हीरा के लिए। तो देखिए वहाँ पर हीरा और पन्ना मध्य प्रदेश में है, तो पन्ना टाइगर चला गया मध्य प्रदेश। आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 का है कि नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर जो है नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है। तो सेल्यूलर जो नेटवर्क होगा वो आपका होगा नोकिया का। ऑप्शन ए जो है वो आपको सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की है। तो ये आपको दान में दिया गया है नेपाल को, ऑप्शन ए। देखिए 85 क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये आपका आयोजन स्विट्जरलैंड में किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे आएंगे। तो कह रहा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितना है। ये बिहार विधानसभा के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका वहाँ पर 2 जो है बिहार विधानसभा में 2 सीटें रिजर्व की गई है। ठीक है, 87 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल ऑफ रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो वो आपका गुजरात है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ठीक है, तो वो आपका हामिद बकायोको आपका प्रधानमंत्री आइवरी कोस्ट के बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे आपका मनाया जाता है कब, 1 जून को। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक, आगे आते हैं। कह रहा है कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो मानव पूंजी में आपका सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है सिंगापुर, और इसमें है भारत का स्थान आपका 116वां रहा है। ठीक है, भारत किस स्थान पे है, 116वां स्थान पे। ठीक है, 116वां। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ए प्रोमिस्ड लैंड की पुस्तक के लेखक आपके बराक ओबामा हैं। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि भारत के 11वां मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं। तो मुख्य सूचना आयुक्त आपके यशवर्धन सिन्हा को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसका सही मिलान नहीं है, मिलान बताना है। जैसे राज्यपाल से संबंधित है, तो देखिए यहाँ पर सिक्किम के गंगा प्रसाद हैं ही। ठीक है, ये आपका सही है। फिर आपका मेघालय का सत्यपाल मलिक। ठीक है, फिर आपका नागालैंड का RN रवि। ठीक है, और त्रिपुरा का जो है वो नजाम हेप्तुमल, वो आपका गलत है, यहाँ पर रमेश वैस हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ऑप्शन इस तरह से आपका जो है डी जो है वो आपका सही मिलान नहीं है, ये तीनों जो है वो आपका सही है, ABC। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 94। देखिए कह रहा है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको मनाया जाता है ये हमेशा 5 दिसंबर को, और इसके बारे में पूछ रहा है
5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये पूछ रहा है आपसे कि इस बार 2020 का थीम क्या था। तो 2020 का आपका थीम है कीप सॉइल एलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही जवाब है। ठीक, आगे चलते हैं 55 पे, तो 95 पे। तो कह रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग लिया है आपका भूटान से, ऑप्शन बी सही है। 96 कह रहा है कि वाईफाई के सुविधा प्राप्त करने वाले 500वां रेलवे स्टेशन कौन है। तो 500वां नंबर पे आपका गया है कौन सा, मिदनापुर। मिदनापुर आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे देखते हैं 97 का है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया। पहला परमाणु परीक्षण आपका हुआ था 18 मई 1974 को। तो देखिए आपका मई 1974 ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अब देखिए कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपका जिनेवा में है, ऑप्शन सी सही है। अब देखिए 99 कह रहा है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संग एशियान जो है में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसमें आपका शामिल देश कौन सा नहीं है, मालदीव जो है, ऑप्शन सी वो आपका नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो राधा मोहन कप आपका जो है वो पोलो खेल से संबंधित है, ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब हो गया। तो आज के सेट में 100 सवाल हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला सेट आपको कल मिल जाएगा, सेट 3 का। तो आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।